हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? मत पूछो, इतने दिन बाद वीडियो लेके आए हो, पढ़ाई लिखाई पूछ रहे हो इतना ज़्यादा। हाँ, थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया, माफ़ कर दो, टाइम नहीं मिल रहा था, लेकिन ठीक है। अब आपका इंतज़ार ख़त्म। अब मैं वेक्टर की वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। 4 पार्ट में अपलोड करूँगा वेक्टर की वीडियो। 4 पार्ट में अभी तक अपलोड नहीं कर रहे, तो 4 पार्ट में अपलोड करेंगे, बहुत ज़्यादा करेंगे। 4 पार्ट में अपलोड करेंगे, गर्दा उड़ा देंगे। जैसे बिहार में करते हैं ना, कुछ बच्चे बताते थे थे कर देंगे, वैसे ही कर देंगे। क्या करेंगे? पहले में इंट्रोडक्शन, वेक्टर क्या होता है, कैसे लिखते हैं, कैसे सीखते हैं, कैसे समझते हैं। दूसरा एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तीसरा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। वेक्टर में डिवीजन नहीं होता, ज़्यादा काबिल मत बनो, ठीक है। फिर चौथी पार्ट में क्या होगा? चौथी पार्ट में होगा क्वेश्चंस, खूब सारे क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स होंगे, जिससे आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और इन चारों पार्ट की वीडियो को आप ढंग से देखना, अच्छे से देखना, आखिरी तक देखना, ठीक है। पसंद आए तो लाइक जरूर करना, अगर लगे कुछ भला हुआ तो लाइक करना, और पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर लेना, और पसंद ना आए तो डिसलाइक करना जरूरी है क्या? छोड़ देना, ठीक है। मन आया तो कर भी देना डिसलाइक, लाइक नहीं कर सकते डिसलाइक ही कर दो, ठीक है। चलो, तो आज हम पढ़ना शुरू करते हैं वेक्टर्स। फिजिक्स में बहुत फिजिकल क्वांटिटीज हैं। कुछ फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें चाहिए केवल मैग्नीट्यूड और यूनिट। मतलब कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं केवल उसके मैग्नीट्यूड से और यूनिट से, नंबर और यूनिट से। ऐसी क्वांटिटीज को स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं। ये स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। लेकिन कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनको एक्सप्लेन करने के लिए नंबर और यूनिट ही नहीं, कुछ और भी चाहिए। वो क्या है? उनका डायरेक्शन। मतलब इनके साथ क्या चाहिए हमें? डायरेक्शन भी चाहिए। तो नंबर हो, यूनिट हो और साथ साथ डायरेक्शन हो। ऐसी क्वांटिटीज को वेक्टर क्वांटिटीज बोल सकते हैं। क्या बोला मैंने? बोल सकते हैं, बोलते हैं ही नहीं। ऐसा नहीं कि वेक्टर होंगे ही होंगे, हो सकते हैं वेक्टर है। तो इसका मतलब और कुछ होना चाहिए। इसका मतलब हाँ, और क्या होना चाहिए? ये फॉलो करते हैं लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। अब ये क्या बवाल है? मतलब ये वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन के नियमों का पालन करें। ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन को फॉलो करें, प्लस डायरेक्शन हो, प्लस ये सब चीज़ तो होना चाहिए, नंबर और यूनिट, तब इनको हम वेक्टर बोलेंगे। अगर इतनी बात है तो वेक्टर बोल सकते हैं। ये भी हो गया तो वेक्टर बोलेंगे, ठीक। तो क्या बोला मैंने? फिजिक्स में बहुत फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। कुछ क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम नंबर और यूनिट से ही बता देते हैं। किसी किसी में तो यूनिट की भी जरूरत नहीं पड़ती, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, जैसे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो गया, है ना। तो नंबर और यूनिट जिनमें हो वो हो जाते हैं क्या? स्केलर। जिनको एक्सप्लेन करने के लिए नंबर यूनिट के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए, वो वेक्टर हो सकते हैं। अगर वो क्वांटिटी इस बात को फॉलो कर रही है तो पक्का वेक्टर होगी, ठीक। बात समझ में आ गई आपको? ऐसे और भी क्वांटिटीज होती है, टेंसर और ये सब दुनिया भर का बवाल, लेकिन वो भी हम डिस्कस भी नहीं करेंगे। क्यों? हमें ज़रूरत ही नहीं, तो क्यों डिस्कस करें फालतू में, लोड बढ़ाया ना। तो हम अभी वेक्टर स्केलर में खेलेंगे। तो मेन हमारा डिस्कशन यहाँ वेक्टर का है, जैसे मैंने आपको बताया ही था कि आज वेक्टर पढ़ेंगे। तो वेक्टर क्वांटिटीज को लिखते कैसे हैं, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटीज को लिखते कैसे हैं, हाउ टू रिप्रेजेंट वेक्टर क्वांटिटीज, कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो अगर हम वेक्टर क्वांटिटीज के रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो अगर बुक्स में देखोगे तो ऐसे ही लिखा होता है। कोई वेक्टर क्वांटिटी होगी तो ऐसे लिखा होगा, ए के ऊपर ऐसा एरो लगा होगा। ज़्यादा हीरो मत बनना, नहीं मैं तो ऐसा लगाऊंगा, नहीं मैं ऐसा लगाऊंगा, मेरा तो मूड हो रहा है ऐसा लगाने का। ज़्यादा काबिल बनने की जरूरत नहीं है। ये है स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन। ऐसा होगा तो वेक्टर होगा, ठीक। अगर ये बोल्ड में होगा, कुछ टेक्स्ट बुक में ऐसा लिखा होता है, तब भी वेक्टर समझेंगे। तुम ना बनाने लगना, कॉपी में तुम ऐसे ही लिखना। कॉपी में कहाँ घिसते रहोगे क्या? तो बुक्स अगर पढ़ोगे, अच्छी बुक पढ़ोगे तो उसमें ऐसा लिखा होगा, तो भी वेक्टर ले लेना। और ऐसा है तो वेक्टर होगा ही होगा। क्लियर है? ग्राफिकली कैसे शो करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज को? तो ग्राफिकली ऐसे होगा, तो यहाँ एक ये होगा और एक ये साइड होगा। इसको बोलेंगे हेड, इसको बोलेंगे टेल। कितना बड़ा बनाना है ये धनुष बाण, जो भी तीर बना रहे हो, कितना बड़ा बनाना है? ऐसे मर्जी का नहीं, नियम कानून है, कायदे हैं बेटा। क्या नियम कानून कायदे हैं? जितनी लंबाई होगी, लेंथ ऑफ दिस एरो, ये क्या होगा? ये बताएगा मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। ये क्या बताता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बताता है। कितना मैग्नीट्यूड का वेक्टर है
ये बताता है। ये हेड कहाँ होगा, किधर की तरफ वेक्टर डायरेक्टेड है वो बताता है। ऑब्वियस है, तो कोई ना कोई तो पूंछ होगी इसकी, ठीक है, तो पूंछ उसके जस्ट पीछे हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे हम इसको लिखते हैं, मतलब ग्राफिकली। अच्छा, तो इस वेक्टर में क्या क्या छुपा है, इस वेक्टर में क्या क्या छुपा है, इस वेक्टर क्वांटिटी में दो बातें होंगी। क्या? मैग्नीट्यूड होगा इसका, इसका डायरेक्शन होगा ऐसे, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड, इसको बोलते हैं डायरेक्शन। नाम क्या क्या है, इसको ऐसे लिखते हैं, मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए। क्या बोला मैंने, बोलने का क्या है, मॉड, मॉड्यूलस ऑफ ए होता है लेकिन शॉर्ट फॉर्म में मॉड ऑफ ए वेक्टर बोल देते हैं, बोलने के लिए ऐसा बोलते हैं, ठीक है। इसको हम, इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कहीं अगर ऐसे लिखा हो, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे मॉड ऑफ ए ही है। अगर ऐसे लिखा, इसके ऊपर एरो हो जाएगा तो वेक्टर हो जाएगा, तो मतलब मैं चाहता तो इसको ऐसे भी लिख देता, ठीक है, ये तो ये लिखा होगा, इसका मॉड हो जाएगा। मैग्नीट्यूड देता है, क्या देता है ये, क्या इंफॉर्मेशन देता है, मैग्नीट्यूड की इंफॉर्मेशन देता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर देता है। ये ए के ऊपर ये टोपी बनी होती है ना, ये इसको बोलते हैं ए कैप, इसको लिखते हैं ए कैप, पढ़ेंगे इसको ए कैप, जो एरो लगा ना उसको बोलेंगे कैप। तो ये ए के ऊपर कैप, तो ए कैप, ए वेक्टर के ऊपर, मतलब ए के ऊपर कैप लगा, इसको बोलेंगे ए कैप। ये क्या है, इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर है किसका, ए वेक्टर का। ये करता क्या है, क्या देता है, ये यूनिट वेक्टर क्या देता है, ये देता है इंफॉर्मेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ ए। ये क्या देता है, गिव्स इंफॉर्मेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर के डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन देता है, वेक्टर किधर की तरफ डायरेक्टेड है उसकी बात बताता है ये, समझ आया। अब इस यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, इस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता है, ए कैप का जो मैग्नीट्यूड होता है, हमेशा मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज 1, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज 1। तो फिर से आओ देखते हैं, कहीं ए वेक्टर होगा तो उसके साथ दो बातें होंगे, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम ऐसे ही लिखेंगे अब, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए वेक्टर, इसको ऐसे लिखो। ये क्या देता है, मैग्नीट्यूड की इंफॉर्मेशन देता है। ए कैप क्या होता है, ये यूनिट वेक्टर होता है किसका, ए वेक्टर का। तो ये क्या देता है, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर देगा। क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर देगा। इस बात का ध्यान रखना आप, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 यूनिट की होती है, 1 यूनिट, ठीक है। अब इसके आगे की बात बताते हैं हम आपको। अब हमारे फिजिक्स में कौन कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है, कौन कौन सी स्केलर है। देखो, हम पहले आपको बताते हैं स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटी में आता है डिस्टेंस, स्पीड और पावर और एनर्जी और एरिया। स्टार क्यों बनाया, थोड़ा गड़बड़ है, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लगा दें स्टार, लगा देते हैं। टाइम, इस पे स्टार नहीं लगाएंगे, समझे। करंट, करंट, करंट कब से स्केलर हो गया, करंट में तो डायरेक्शन हो रहा है, इधर बह रही है, इधर बह रही है, उधर बह रही है, ठीक है। बक्से बंद कर दिया ना, करंट को भी समझाएंगे क्यों होता है स्केलर, ठीक है। ये सब स्केलर क्वांटिटीज हैं, इनमें कहीं कोई डायरेक्शन जरूरत नहीं पड़ती है। बाकी तुम्हें अगर कोई समझ में आता है स्केलर क्वांटिटी तो उसको कमेंट करके बता दो कौन कौन सी क्वांटिटी स्केलर है जिसके बारे में तुम जानते हो, ठीक है। बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं, हमने 2-3 बताई जिनमें स्टार भी लगाया है और एक को बक्से में बंद किया है, बताऊंगा अभी क्यों। आओ अब हम बात करते हैं वेक्टर की। वेक्टर कौन है, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी और एनर्जी नहीं, और मोमेंटम और फोर्स, इन सबको डायरेक्शन चाहिए। एरिया
ये क्या खेल कर रहे हैं मास्टर जी आप, एरिया यहाँ भी एरिया यहाँ भी, लिखे रहने दो, वेक्टर होता है। अब इधर स्केलर होता है, दल बदल रहे हैं आप, हाँ बदल रहे हैं, नेता बनना हमको, विधायक, ठीक है। तो ये एरिया और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये वेक्टर में भी आते हैं। तो करंट का है छोड़ रहे हैं वो भी लिख दो, नहीं करंट स्केलर होता है, पक्का होता है स्केलर, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज हैं जो वेक्टर होती हैं, ठीक है। टॉर्क, ठीक है, वेक्टर होता है, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर होता है, ये सब वेक्टर होते हैं। क्यों? क्योंकि इनको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, और ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो करते हैं। ये भी, हाँ, यहां भी नहीं, यहां पे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन नहीं फॉलो करते, यहां फॉलो करते हैं। तो आप बोलोगे कब फॉलो करते हैं, सोमवार सोमवार या मंगलवार मंगलवार? नहीं, स्मॉल, अगर स्मॉल एरिया है या फिर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो वो वेक्टर होगा, और अगर लार्ज एरिया है या लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो स्केलर होगा। क्यों? देखो, लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू, अगर बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर हो गया तब तो वेक्टर होगा, नहीं तो स्केलर होगा। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर हो गया तब तो ये है वेक्टर। अगर a प्लस बी बराबर नहीं है b प्लस ए के तब ये वेक्टर नहीं है। तुम कहोगे 2 प्लस 3 5, 3 प्लस 2 5, कहां बराबर नहीं होता? होता तो है। ध्यान समझो, इसको सम की बात नहीं कर रहे हैं, ये स्केलर सम कर रहे हो आप ना। अगर हम वेक्टर सम की बात करें, मतलब विद डायरेक्शन सम की बात करें, तब की बात कर रहे हैं, ठीक है। विद डायरेक्शन सम की बात करें तब की बात कर रहे हैं, तब 2 प्लस 3 करो चाहे 3 प्लस 2 करो बराबर आएगा। लेकिन स्केलर क्वांटिटीज में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। कैसे नहीं होगा? आओ एक एग्जांपल से आपको हम समझाते हैं, ठीक है। इस एंगल वाले के लिए, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं आपको एरिया वाले के लिए। तो एंगल वाले के लिए समझाते हैं, एरिया वाले के लिए आप उसी से कोरिलेट कर लेना। देखो एग्जांपल क्या है। मेरे पास एक किताब है, सारा संसार जानता है कौन सी किताब है, खासतौर पे इंजीनियरिंग के बच्चे, ठीक है। इसमें मैं ए ऑपरेशन कर रहा हूँ ऐसे, फिर बी ऑपरेशन कर रहा हूँ ऐसे, तो इसका मुंह किधर आया? उस तरफ आया। ए ऑपरेशन फिर बी ऑपरेशन, तो इसका मुंह इधर आया ना, ठीक है। तो ए ऑपरेशन आगे की तरफ था, बी ऑपरेशन इधर तरफ था ना, ठीक है। बी ऑपरेशन करके ए ऑपरेशन कर दो तब भी इसका मुंह उधर आ रहा है। इसका मतलब मैंने थोड़ा थोड़ा इसको झुकाया है। फिर से देखो, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन, बी ऑपरेशन ए ऑपरेशन, कितना डिग्री घुमाया होगा? मुश्किल से 2-4 डिग्री घुमा रहे हैं। लेकिन फिर से देखो, अब ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन, मुंह इधर हो गया। फिर से देखो, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन, 90 डिग्री घुमा रहे हैं, बड़ा बड़ा एंगल घुमा रहे हैं। ए बी, बी ए, नीचे हो गया। मतलब ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू बी प्लस ए। कब? जब बड़ा बड़ा एंगल घुमा रहे थे। लेकिन जब छोटा छोटा एंगल घुमा रहे थे हो रहा था। इसका मतलब स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। क्यों? क्योंकि ए ऑपरेशन के बाद बी ऑपरेशन करो या बी ऑपरेशन के बाद ए ऑपरेशन करो, सेम रिजल्ट आ रहा है। लेकिन स्केलर में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसलिए स्केलर हो गया। कौन? ये। ऐसे ही स्मॉल एरिया वेक्टर होगा, बड़ा एरिया स्केलर होगा, ठीक है। जब जरूरत आएगी मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है, कैसे देखेंगे। अब करंट की भी बता दो। करंट में तो डायरेक्शन होता है, हाँ होता है, लेकिन लॉ ऑफ एडिशन को नहीं फॉलो करता। क्यों? यहां पे करंट आए 10 एम्पियर, इधर चली जाए 4 एम्पियर, इधर चली जाए 6 एम्पियर, तो इस डायरेक्शन में है ऐसा। क्या अगर मैं 10 एम्पियर दूं यहां पर और करंट इधर और इधर में बांटे
तो क्या अलग अलग जाएगी क्या? अगर इसी तार को यहाँ पलट दोगे तब भी 4 एम्पियर होगा, इसको इधर कर दोगे, इसको इधर घुमा कर दो तब भी 6 एम्पियर होगा। इसका डायरेक्शन से कोई लेना देना ही नहीं है, किधर कर रहे हो किधर नहीं कर रहे हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है, मतलब ये बिल्कुल बिना डायरेक्शन के ही इसमें एडिशन हो रहा है या सब्ट्रैक्शन हो रहा है। वेक्टर वाले में महत्व रखता है, इंपॉर्टेंट रखता है कितने एंगल पे ये वायर हैं, किधर की तरफ जा रहे हैं। जैसे भी हमने बताया था, इसको इधर घुमा दो इधर घुमा दो, अगर इसको स्केलर होता तो हम इधर घुमा देते इधर घुमा देते तो उल्टा नहीं जाता। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जबकि यहाँ डायरेक्शन का कोई लेना देना ही नहीं है। तो करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, इसके अंदर डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन होना ही सब कुछ नहीं है। मेन क्या है, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो करता है नहीं करता? लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो करेगा तब वेक्टर होगा, जबकि करंट लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं कर रहा है, डायरेक्शन होते हुए भी स्केलर हो गया, ठीक है। वैसे ही अगर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करें और एंगुलर मतलब एरिया की बात करें, तो स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ स्मॉल एरिया हो वेक्टर होता है, क्योंकि वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है। लेकिन बड़ा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बड़ा एरिया डायरेक्शन होते हुए भी क्या है, वेक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है। क्लियर हुआ? अब इस बात को अच्छे से मेंशन कर लेना, नोट कर लेना। ठीक, हम बात करने जा रहे हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर की। ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। रेक्टेंगुलर का मतलब होता है परपेंडिकुलर, इसी को ऑर्थोगोनल भी बोलते हैं। मतलब किसी वेक्टर को हम रिजॉल्व करेंगे, तोड़ेंगे एक दूसरे के परपेंडिकुलर कंपोनेंट में, ठीक है। अब इसको हम 2D में भी पढ़ेंगे, 3D में भी पढ़ेंगे। हम यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन की बात करेंगे, कार्टेशियन प्लेन में तो XYZ वाले प्लेन की बात करेंगे। तो हम 2D में अगर बात करें तो ये ऐसा होगा, ये X एक्सिस होगा, ये Y एक्सिस होगा। अगर हम 3D में बात करें तो कुछ दिक्कत नहीं है, ऐसे तो तोड़ देंगे। ये X एक्सिस मान लो, ये Y मान लो, ये Z मान लो, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लेना, X Y Z। ये X करोगे ये Y ये Z हो जाएगा। अगर आप यहाँ Z करोगे तो यहाँ X यहाँ Y हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये देखो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। और हम आपको एक सलाह दें, अगर कभी भी आपको 3D इमेजिन करना हो, 3D इमेजिन करना हो तो अपने रूम को इमेजिन किया करो। रूम है ना सबके पास, बस रूम लेकिन क्यूबॉइड होना चाहिए। सिलेंड्रिकल रूम हो, कुएं में बैठे हो, या स्फेरिकल रूम हो तब कोना नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो वो दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम हो जाएगा। स्फेरिकल रूम होगा तो दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा, सिलेंड्रिकल रूम होगा तो दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा। ये क्यूबॉइड टाइप की बात हो रही है, वहीं पे कोना मिलेगा, वहीं पे आपको परपेंडिकुलर मिलेंगी साइड्स। जैसे अभी आप रूम का एक कोना देखो वहाँ पे, तो वहाँ देखो इस कोने में देख लो एक बार, कोई बात नहीं देख लो, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, उस कोने पे देखो 3 ब्रांचेस मिल रही है और एक दूसरे परपेंडिकुलर है, यही जो मैंने यहाँ दिखाया है। अच्छा, तो ये वेक्टर का क्या लफड़ा है यहाँ पे? ये देखो, ये इधर को बोलेंगे x डायरेक्शन, इधर को बोलेंगे y डायरेक्शन, तो बार बार बोलोगे थोड़ी ना, इसके लिए सिंबल यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? सिंबल। ये हो गया I कैप, ये हो गया J कैप, ये क्या हो गया I कैप, ये क्या हो गया J कैप, ये क्या हो गया K कैप। 3D में जाएगा तो ये एक्स्ट्रा आ जाएगा, K कैप आ जाएगा, बस। और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम समझाना क्या चाह रहे हैं? समझाना चाह रहे हैं, मान लो कोई वेक्टर है, अभी 2D का समझा रहे हैं, 3D का फिर समझा देंगे। कोई वेक्टर है मान लो, ठीक है, ये ऐसा वेक्टर है, इधर की तरफ है ऐसे। तो इस वेक्टर के 2 कंपोनेंट होंगे। क्या होंगे? 2 टुकड़े होंगे, 2 पार्ट होंगे इस वेक्टर के। अगर इसको 2D में रिजॉल्व करें तो, वैसे हम इनफाइनाइट में तोड़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर 2D में बात करें तो इसके 2 पार्ट होंगे, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ। इस पार्ट को हम बोल देंगे AY कंपोनेंट और इस पार्ट को बोल देंगे AX कंपोनेंट। ये AY और AX क्या है? AY और AX जो हैं ये क्या है? ये है रेक्टेंगुलर, मतलब परपेंडिकुलर। ये मतलब क्या हुआ? मतलब देखो खुद ही, एक दूसरे परपेंडिकुलर ना, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हैं ये। क्या है? टुकड़े हैं ये। किसके टुकड़े हैं? इसके। किसके? इस वेक्टर के, A के। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A है। मतलब अगर मुझे वेक्टर लिखना होगा A, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा। कैसे? AX लिख दूंगा X डायरेक्शन में, और क्या लिखूंगा? AY लिख दूंगा Y डायरेक्शन में। लेकिन समझ में कहाँ है कौन X कौन Y है? लगाएंगे ना यहाँ डायरेक्शन, ये ऐसे, इससे डिसाइड हो जाएगा कि X डायरेक्शन में है या Y डायरेक्शन में है, ऐसा। तो इसका अगर ऐसा लिखा, इसका मतलब क्या है? AX कंपोनेंट X डायरेक्शन में, AY कंपोनेंट Y डायरेक्शन में, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या? X और Y कंपोनेंट किसके? वेक्टर के, इस वाले वेक्टर के।
तो अब आप सोच रहे होगे इसको तोड़ के निकालेंगे कैसे। देखो अगर मान लो यहाँ से थीटा एंगल बना रहा था, यहाँ से थीटा एंगल बना रहा था, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख जाएगा। वेक्टर का कभी भी कोई क्वेश्चन आया राइट एंगल ट्रायंगल समझ के सॉल्व कर लेना ज़्यादातर कंपोनेंट की जब बात हो। और यही इंपॉर्टेंट भी है, यही इंपॉर्टेंट है, ये जो पढ़ रहे हो यही इंपॉर्टेंट है। पूरे वेक्टर में सबसे ज़्यादा यूज़ इसी का है, बाकी जो तुम पढ़ोगे सब बेकार है। इसका और एडिशन सब्ट्रैक्शन का यूज़ है, बाकी दुनिया में जितना भी अपलोड है अक्षर इधर उधर सब फर्जी है। यही देखो, यही सीखो, ठीक है। अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, तो ये इसका मैग्नीट्यूड लिखा ay और वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखा a, ये क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। क्यों? परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, तो ay आ गया आपका, क्या आया a साइन थीटा आ गया। बहुत बढ़िया बात भाई। और ये क्या है? ये बेस है और ये क्या है? हाइपोटेनस बन गया a, तो क्या बन जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। तो ax क्या हो जाएगा? a कॉस थीटा बन जाएगा। मतलब x कंपोनेंट जो है वो क्या है? a cos थीटा है और y कंपोनेंट क्या है? a sin थीटा है। तो क्या कुछ नहीं, a वेक्टर लिख दो। क्या लिखेंगे? a वेक्टर लिखा जाएगा, a कॉमन ले लो दोनों तरफ, वही है, तो क्या करना cos थीटा i कैप और sin थीटा j कैप, ऐसे वेक्टर लिख देना, कोई दिक्कत वाली कभी बात नहीं होगी। अब हमको पता है कि इस वेक्टर का ये x कंपोनेंट है, ये y कंपोनेंट, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो इसकी लेंथ बताता है, ये लेंथ बताता है कितना है, यहां से यहां तक की लेंथ को बताता है वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहां की लेंथ निकालने को तो कैसे निकालोगे? बहुत सिंपल सा है, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ वेक्टर वाला। क्या? राइट एंगल ट्रायंगल, यही लेंथ ही तो निकालनी है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का क्या? हाइपोटेनस निकालना है। तो ये क्या है? बेस, ये क्या है? परपेंडिकुलर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या आ जाएगा? बेस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, खत्म, गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड हमेशा लेंथ ऑफ द वेक्टर देता है, बस आ गया, ठीक है। अच्छा, tan थीटा निकालना हो तो फिर से राइट एंगल ट्रायंगल, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ay अपॉन x, तो ऐसे आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, ऐसे आप डायरेक्शन x एक्सिस से कितना बना रहा है, y से निकालना होता तो निकाल लेते, y से निकालना होता तो क्या हो जाता? ये फाई मान लो, तो tan फाई कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर ये बनेगा फिर तो, कौन? x, बेस कौन बनेगा? y, क्यों? इससे लगी हुई ब्रांच तो यही है ना, ऐसा आ जाएगा, ठीक है, क्लियर हुआ। अब जैसे मान लो इस पत्थर को यहां से ऐसे फेंका गया है 10 मीटर पर सेकेंड से 30 डिग्री पर, ठीक है। क्वेश्चन क्या होता है? अ स्टोन इज प्रोजेक्टेड विद 10 मीटर पर सेकेंड एट 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। देन राइट डाउन वेलोसिटी वेक्टर, या फिर अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन दिस पार्टिकल एट 30 डिग्री विद एक्स डायरेक्शन, देन राइट डाउन द फोर्स वेक्टर। ऐसे कुछ भी लिखने को आ जाए जो वेक्टर क्वांटिटी है, तो कैसे लिखोगे? तो यहां पे जो हमारा क्वेश्चन वही देखो, मेन क्या है? ए स्टोन इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड 10 मीटर पर सेकंड एट 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, देन राइट डाउन वेलोसिटी वेक्टर। जैसे मैंने कहा वेलोसिटी वेक्टर लिखना है, तो आपके मन में आया इसका मतलब इसके x कंपोनेंट को लिखना होगा मुझे, और क्या लिखना होगा? y कंपोनेंट को लिखना होगा मुझे। तो मैं कैसे निकालूं x और y कंपोनेंट? तो हमने सीख रखा है कि इसको तोड़ देंगे, किसको? इस वेक्टर को। तो इस वेक्टर को तोड़ोगे तो इसका a कंपोनेंट आएगा ये वाला, a कंपोनेंट आएगा ये वाला कंपोनेंट है vy और ये वाला कंपोनेंट है vx। vx क्या होगा? ये लगी हुई ब्रांच है इससे, तो ये कॉस बनेगा, तो अभी निकाला भी है देखो। तो vx क्या बन जाएगा? जिनको नहीं समझ में आ रहा है, बेस, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। अगर ये वाला एंगल होता तो ये बेस बनता, ये वाला बेस बनता, ये वाला परपेंडिकुलर बनता। अगर मैं ये एंगल देता, ये वाला एंगल देता, तो ये बेस बनता, फिर ये परपेंडिकुलर बन जाता। मेरे ख्याल सबको समझ में आ रहा होगा। तो vx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v 10 टाइम्स ऑफ cos 30, मतलब 10√3/2, मतलब 5√3 आ जाएगी वेलोसिटी x डायरेक्शन में। अच्छा, vy निकालें तो क्या आएगा? vy इज इक्वल टू जाएगा v sin 30। क्यों v sin 30 लिखा? क्योंकि इस एंगल के लिए तो ये परपेंडिकुलर बनेगा ना। अगर ये वाला एंगल होता तो ये परपेंडिकुलर बनता, तो ये बेस बन जाता, है ना। तो अब क्या है? sin 30 लिख देते हैं। sin 30 वैल्यू हाफ होती है, v की वैल्यू 10 हो जाएगी। तो मैं सीधा सीधा यहाँ वैल्यू लिख देता हूँ, 10 इंटू हाफ क्या हो जाएगा? 5 आ जाएगा। तो वेलोसिटी वेक्टर क्या लिखा जाएगा? बहुत आसान, क्या? 5√3 i कैप प्लस 5 j कैप, ये आ गया वेलोसिटी वेक्टर। देखो मेरा, मैं कैप लगाना भूल रहा था, लगा दिया।
ये आ जाएगा वेलोसिटी वेक्टर। तो ये लिखना आना चाहिए आपको, और इसी की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, देख लेना 100%। अभी आपको लग रहा होगा नहीं और कुछ होगा इसमें, 99% क्वेश्चन में यही लिखना है आपको, ठीक है। एडिशन सब्ट्रैक्शन भी उतना नहीं लिखना जितना इसको लिखना है। तो कंपोनेंट देख लो, कंपोनेंट राइट एंगल ट्रायंगल से परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस वाला लफड़ा लगा के कर लो। जिनको नहीं समझ में आया एक बार देख लेना, नहीं समझ में आया कमेंट में कमेंट कर देना। डिस्क्रिप्शन में बहुत सारा लिंक दिया है, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, अगड़म बगड़म जितने भी चैनल हैं, सब जगह जहाँ मन करे वहाँ जाके मैसेज करके पूछ लेना, ठीक है। तो ये कंपोनेंट हमने 2D में लिख लिया, ज़्यादातर जरूरत 2D की है। अब हम 3D का समझा देते हैं कंपोनेंट कैसे लिखते हैं। 3D में थोड़ा ध्यान से सुनना, लगी हुई ब्रांच में कॉस बनता है, इसी का सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं 3D का कंपोनेंट। तो हम 3D में देखते हैं वेक्टर कंपोनेंट कैसे लिखते हैं। बहुत कम जरूरत पड़ेगी इसकी आपको फिजिक्स में, लेकिन फिर भी समझ लो। इसकी जरूरत पड़ेगी मैग्नेटिज्म में 12th क्लास में, उससे पहले कहीं जरूरत भी नहीं, इतना ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन समझ लो अच्छे से। मान लो ये कोई वेक्टर है, इधर की तरफ ऐसे लगा ए वेक्टर, ठीक है। ये ए वेक्टर है, ये वेक्टर एक्स एक्सिस से मान लो अल्फा एंगल बना रहा है, तो यहाँ से 90 माइनस अल्फा बनाएगा क्या? नहीं, वहाँ पे 90 माइनस थीटा हो सकता था, 2D था, लेकिन यहाँ पे क्या बनाएगा? ये बीटा बनाएगा। क्या बनाएगा? बीटा बनाएगा। 90 माइनस अल्फा नहीं होगा, हो जाए इत्तेफाक से तो अलग बात है। ये क्या हो जाएगा? ये गामा हो जाएगा। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? देखो, अगर आप 2D में रहोगे, 2D मतलब इसी प्लेन में रहोगे, तो इसी प्लेन में रहोगे तो मतलब ऐसे पेन रखोगे, ऐसे पेन रखोगे। जब ऐसे पेन रखोगे तो यहाँ से अगर ये अल्फा बनेगा तो यहाँ से पक्का 90 माइनस अल्फा बन जाएगा, ठीक है। जिनको नहीं समझ में आ रहा है चुपचाप कॉपी निकालो, कॉपी में एक पेज खोलो, पेज में ऐसे 2 लाइन बनी होंगी, उसमें ऐसे पेन रख दो तो एक अल्फा एक 90 माइनस अल्फा होगा ना। लेकिन अब पेन को ऐसे उठाते चले जाओ, ये 3D में आ गया। क्या क्या? 3D में आ गया। अब जरा मेजर करके देखो, ये अल्फा होगा, ये 90 माइनस अल्फा होगा क्या? ऐसे मत देखो मत, इसको मेजर कर लो आप। एंगल मेजर करना आता है ना, कंपास वगैरह यूज करके एंगल मेजर करो। ये वाला एंगल अगर अल्फा होगा, ये वाला एंगल अल्फा होगा, तो ये 90 माइनस अल्फा कोई गारंटी नहीं है। और यहाँ से जो साइड जा रही होगी, ऐसे सामने से जो साइड जा रही होगी, इससे कोई जरूरी नहीं है कि ये 90 माइनस अल्फा बनाए, इससे कुछ और एंगल होगा, ठीक है। करके देखो, समझ में आ जाएगा आपको। चलो ठीक है, कर जरूर लेना। क्या बताया मैंने ना, पेन को ऐसे रख के फिर ऐसे उठा लो, फिर एक साइड ये बन जाएगी एक्स, एक मान लो ये वाई हो गया, ये वाला एक्स हो गया और सामने वाला जेड हो गया। इन सभी से एंगल मेजर करके देखना, वो अल्फा 90 माइनस अल्फा वाला रिलेशन नहीं आएगा। देखोगे तो समझ में आ जाएगा, बोर्ड पे मैं दिखा नहीं सकता, ठीक है। अब इसके 3 कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट इस अल्फा, इस प्लेन में अगर देखें तो ये एक कंपोनेंट होगा, ये वाला, ऐसा वाला, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा ऐसा वाला, इसको हम बोल देंगे AX। इसको इधर लेके आओ, बढ़ाओगे यहाँ पे, ऐसे लाके बढ़ा दो, ऐसे लाके, तो ये वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा ये AY हो जाएगा। इसका शैडो यहाँ देखोगे तो यहाँ कहीं आके रुकेगा के, ऐसे, ये ऐसे है ना, ऐसे, तो इसका कहीं ना, जैसे ये वेक्टर था ऐसे, इसको ऐसे लेके देखोगे तो इस वाली दीवार पे कहीं ऐसे है, ये ऐसे है, तो ये वाली लाइन पे कहीं ना कहीं तो इसका शैडो आएगा ना। तो ये एक्चुअली ऐसे है, जो मैंने यहाँ दिखाया, इसका शैडो यहाँ कहीं आएगा, तो ये AZ हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया नहीं आया? तो ये AZ हो जाएगा। फिर से देख लो, ऐसा है, तो इसका एक शैडो ये AX हो गया, एक शैडो ये इधर AY हो गया, एक शैडो इधर AZ हो गया। लगी हुई ब्रांच में कॉस बनता था ना, तो AX इज इक्वल टू क्या बनेगा? A cos अल्फा। क्यों ऐसा होता है मैं समझा भी देता हूँ आपको। इसमें अगर देखूंगा तो ये बेस बनेगा, ये हाइपोटेनस बनेगा, तो X cos अल्फा बनेगा। इधर देखो तो ये बेस बनेगा, बीटा है ना, तो इसके लिए ये बेस बनेगा, तो AY इज इक्वल टू क्या बनेगा? A cos बीटा बन जाएगा। इसी तरह यहाँ देखोगे, AZ में देखोगे, फिर से देखो, यहाँ ऐसे है, ये बीटा एंगल बनेगा, तो इसका शेडो लिखो तो ये गामा एंगल बनेगा, तो इसका शेडो लिखो तो ये बेस बनेगा ना इसका, तो बेस बनेगा तो क्या हो जाएगा? AZ हो जाएगा। AZ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A cos गामा हो जाएगा। वैसे भी तुमको पता चल गया ना, लगी हुई ब्रांच में कॉस बनता है, एंगल से लगी हुई ब्रांच में क्या बनता है? कॉस बनता है, तो ये बन जाएगा ऐसा। इनके नाम है कुछ, इनके नाम क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, जरा ध्यान से सुनो। कॉस अल्फा, इसको बोलते हैं L। कॉस अल्फा क्या होता है? AX डिवाइड बाई A। फिर ये हो जाता है M, ये क्या होता है? कॉस बीटा। क्या होता है? कॉस बीटा। ये हो जाएगा AY बाई A। फिर हो जाता है N, इसको बोलते हैं कॉस गामा। ये हो जाएगा AZ बाई A, ठीक है। इनको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस। ये डायरेक्शन कोसाइंस है, ठीक है। अगर हम कहें कि A बताओ क्या है, A का मैग्नीट्यूड क्या है, जैसे भी पहले आपने देखा था A क्या आता था? AX स्क्वायर AY स्क्वायर आता था, लेकिन अब यहाँ तीनों में तो क्या हो जाएगा? AX स्क्वायर और AY स्क्वायर और AZ का स्क्वायर बन जाएगा।
इमेजिन जो लोग कर लेंगे उनको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये तो बॉडी डायगोनल जैसी टाइप की बात कर रहे हैं। जैसे मान लो उस कोने को हमने ओरिजिन ले रखा है और वहाँ पे मेरा उस कोने पे वेक्टर है, तो ये मतलब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ की बात कर रहे हैं, लेंथ की बात कर रहे हैं, तो बॉडी डायगोनल टाइप का हुआ, तो इसलिए हम इसको तीनों साइड के स्क्वायर को ऐड करके रूट ले लेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड, जो सबको पता है मैग्नीट्यूड, जैसे भी आपको बताया था हमने 2D वाले में, वैसे ही हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। किसका? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पे इसको, किसको? एल स्क्वायर, एम स्क्वायर, एन स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है? एल स्क्वायर करो तो क्या आएगा? ए एक्स स्क्वायर आएगा, एम स्क्वायर में ए वाई स्क्वायर आएगा, जेड में एन में ए जेड स्क्वायर आएगा, और नीचे सभी में ए स्क्वायर रहेगा। ये सब कैंसिल नहीं हो जाएगा तो 1 नहीं बन जाएगा। तो एल स्क्वायर मतलब डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर की जो वैल्यू आती है 1 आती है। बस यही बताना चाह रहा था मैं। ठीक है, इससे बहुत हेल्प मिलेगी आपको। डायरेक्शन कोसाइंस की जो वैल्यू आएगी उसका सम, स्क्वायर का सम 1 के बराबर होता है, इतना ध्यान रखना। मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू का सम 1 होता है। क्लियर है? इसका सम 1 होता है। ठीक है, अब 3D में अगर वेक्टर होगा, कहीं ए वेक्टर होगा, तो उसको पार्ट्स में कैसे लिखोगे? ए कॉस अल्फा, ए कॉस बीटा, ए कॉस गामा। ये अल्फा बीटा गामा क्या है? ये रिस्पेक्टिव एक्सिस से बने हुए एंगल्स हैं। ठीक है, सॉल्व कर लोगे। और इनके एंगल्स में क्या रिलेशन है? इनके एंगल्स में ये रिलेशन है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब फील नहीं आया ना? आओ एक क्वेश्चन करते हैं, सब समझ में आएगा। ठीक है, तो अगर मैं अभी आपको मैं क्वेश्चन दूं कि बोलो एक चिड़िया है, वो 10 मीटर पर सेकेंड से उड़ रही है। अभी जैसे बॉल को फेंका था ना, बॉल को इस प्लेन में फेंका था, यहां से 30 डिग्री पर ऐसे फेंका था ना, यहां से 60 डिग्री पे 10 मीटर पर सेकेंड से। ये XY में था। लेकिन अब एक चिड़िया है 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से उड़ रही है। कैसे? यहां पे एक्सिस ऐसे होंगी, ये आपका मान लो ईस्ट डायरेक्शन हो गया, ये आपका मान लो नॉर्थ डायरेक्शन हो गया, और ये आपका वर्टिकल हो गया। मतलब चिड़िया ऐसे उड़ रही है बेटा, ऐसे ऐसे उड़ती हुई जा रही, ऐसे उड़ती हुई जा रही। मतलब ईस्ट से कुछ एंगल पर, नॉर्थ से कुछ एंगल पर, और ये वर्टिकल से कुछ एंगल पर। इसको ऐसे पूरा पृथ्वी घुमा दो, तो अगर हम बोलें नॉर्थ इधर है, ईस्ट इधर है, वर्टिकल इधर है, तो चिड़िया ऐसे उड़ती हुई जा रही है। जिसको हमने बोर्ड पे भी दिखाया, उसी क्या दिखाया? नॉर्थ इधर, ईस्ट इधर, वर्टिकल इधर, चिड़िया ऐसे उड़ती हुई जा रही है ईस्ट से 60 डिग्री। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड क्या है? टेन मीटर पर सेकेंड एट 60 डिग्री फ्रॉम ईस्ट, 60 डिग्री फ्रॉम नॉर्थ। ठीक है, फिर से सुन लो, ये ऐसे है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ऊपर वर्टिकल है, तो ऐसे चिड़िया यहां से 60 डिग्री, इधर से 60, इधर इधर से भी 60। ठीक है, तो आपको बताना है वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा। तो अब आप सोच रहे होगे वर्टिकल का दिया नहीं, वो तुम निकालो। ठीक है, तो वेलोसिटी वेक्टर क्या आएगा ये बताना है। तो वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा ये बताना है। ट्राई करो फटाफट, वीडियो पॉज करो और ट्राई करो एक बार। ठीक है, तो अब हम तुमको एक्सप्लेन भी कर देते हैं होगा क्या। ये चिड़िया यहां से, ये वर्टिकल है हमारा, वी फॉर वर्टिकल, ये बर्ड ऐसे जा रही थी, ऐसे उड़ती हुई जा रही थी 10 मीटर पर सेकेंड से। यहां से 60 डिग्री है, यहां से 60 डिग्री है, ये ऐसा बर्ड है, ऐसा बेटा, ऐसे 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 बढ़ जा रही थी। ये 60 था, ये 60 था। ये कोई ज़रूरी थोड़ी ना कि 120 होगा या 160 होगा या 260 होगा, पता नहीं क्या होगा, 30 होगा, 40 होगा, हमें नहीं पता, कुछ होगा एंगल, कितना होगा। तो हमने कहा था एंगल का रिलेशन क्या होता है, ये अल्फा मान लेते हैं, ये बीटा मान लेते हैं, तो ये वाला एंगल गामा होता है। तो एंगल के रिलेशन के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग? यूज़ करते थे कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा? कॉस 60 का स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर
कॉस बीटा मतलब 1/2 का फिर से स्क्वायर, कॉस गामा हमें पता ही नहीं था तो कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, तो 1/4 इज इक्वल टू 1/2, तो उधर चला जाएगा तो 1/2, तो कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू आएगा 1/2, तो कॉस गामा की जो वैल्यू होगी सबसे छोटी वैल्यू लिखी जाएगी, प्लस में लिख लो 1/√2, तो गामा की जो वैल्यू लिखी जाएगी 45 डिग्री हो जाएगी। तो 45 डिग्री पे चिड़िया उड़ रही होगी, किससे? वर्टिकल से। पॉसिबल नहीं है, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, मतलब ये ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, वर्टिकल हो गया, ऐसे चिड़िया उड़ रही हो, यहाँ से 60 डिग्री, यहाँ से 60 डिग्री, यहाँ से 45 डिग्री, ऐसे उड़ती हुई चली जा रही हो। तो वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा? v कॉस अल्फा आई कैप, कॉस बीटा जे कैप, कॉस गामा के कैप। तो v कितना है हमारा 10, कॉस अल्फा 1/2 60 आई कैप। मैं फटाफट कर दे रहा हूं, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से। कॉस गामा और कॉस बीटा वो भी 1/2, कॉस गामा 1/√2 45 डिग्री ना, के कैप, ये आ जाएगा वी वेक्टर। ठीक है, तो इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो 5i 5j और क्या हो जाएगा 5√2 के कैप। ये मेरा वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगा, सिंपल। तो ये 3D में लिखने का तरीका हो गया, मेरे ख्याल से कोई डिफिकल्ट नहीं है। ये लिखना आपको आना चाहिए, मैं अभी बता रहा हूँ, ये अभी आपको मोशन 1D 2D इधर उधर नहीं मिलेगा, ये सीधा जाके आपको वहाँ मिलेगा। कहाँ पे? मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में, वहाँ जाके थोड़ा थोड़ा यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन आपको आना चाहिए, फील आनी चाहिए आपको। ठीक, नोट कर लो इसे अच्छे से। कोई दिक्कत है अगर इसमें दोबारा देख लो वीडियो, फिर भी दिक्कत है कमेंट करो, चलो, है ना। तो अब आपने ये देख लिया वेक्टर लिखते कैसे हैं, वेक्टर देखा कैसे जाता है, वेक्टर के कंपोनेंट क्या होते हैं। अब कुछ हम वेक्टर के बारे में बात करेंगे जिसकी हमें ज़रूरत है। बहुत सारा होता है वेक्टर में, हम सब कुछ नहीं पढ़ाएंगे आपको, क्यों? ज़रूरत नहीं है, हम उतना पढ़ाएंगे जितनी ज़रूरत है। तो कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर की देखते हैं, कुछ कैलकुलेशन देखते हैं वेक्टर में। पहले हम टाइप ऑफ वेक्टर की देख लेते हैं। जैसे पहला टाइप क्या है? पैरेलल वेक्टर। क्या है? पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं? पैरेलल वेक्टर किनको बोलते हैं? तो जैसे ए वेक्टर है ये, उसके साथ एक और वेक्टर है ये ऐसे, तो ये पैरेलल वेक्टर बोले जाएंगे। क्या चीज कॉमन है इनकी? इनकी डायरेक्शन सेम है। क्या सेम है? डायरेक्शन सेम है। मतलब ये हुआ कि ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर नहीं है। क्यों? हमेशा नहीं, ऐसा नहीं है, बराबर हो भी सकता है, बराबर हो भी सकता है। कब होगा बराबर? जैसे ये वेक्टर था ऐसे, ये था, ऐसे बना दो तो क्या हो जाएगा? इस केस में मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा, लेकिन दोनों अभी भी पैरेलल हैं। तो पैरेलल के लिए कंडीशन क्या है? पैरेलल के लिए कंडीशन है इनका यूनिट वेक्टर बराबर होना चाहिए। ये कंडीशन मस्ट है, ये कंडीशन मस्ट है। अगर दो वेक्टर का यूनिट वेक्टर सेम है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड बराबर हो या ना हो, तो क्या कहलाएंगे? पैरेलल कहलाएंगे। नहीं समझ में आया? डायरेक्शन एक ही तरफ है ना दोनों का, इसलिए पैरेलल है। दोनों डायरेक्शन एक ही तरफ है, पैरेलल है। इनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं है तब भी पैरेलल है, इनका सेम है तब भी पैरेलल है। हाँ, इसको एक अलग टाइप का वेक्टर बोल देते हैं। किसको? इसको। क्यों? इस वेक्टर को हम बोलते हैं इक्वल वेक्टर बोल देते हैं, इसको इक्वल वेक्टर भी बोलते हैं। तो जो इक्वल वेक्टर होगा वो हमेशा पैरेलल वेक्टर होगा। नोट करो इसको, इक्वल वेक्टर हमेशा पैरेलल वेक्टर होगा। इक्वल वेक्टर हमेशा पैरेलल वेक्टर होगा, ये हमेशा पैरेलल वेक्टर होगा। क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्शन तो हमेशा सेम होगा। कोई वेक्टर अगर इक्वल है तो इसका मतलब उसका डायरेक्शन तो हमेशा सेम होगा, और वेक्टर इक्वल है तो उसका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। अब मैं बार बार वो मॉड वर्ड नहीं लगाऊंगा, ठीक है। तो ये लगा दो, नहीं कहोगे कि ये दोनों डिफरेंट है ना, तुम लोग बहुत दुष्ट हो, ठीक है। चलो ऐसा हो गया, तो क्या है, इसको चाहे ऐसे लिखो चाहे ए और बी वाला लिख देता, ठीक है। तो ये क्या है? ये इक्वल वेक्टर है। इक्वल वेक्टर मतलब इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम, इसलिए इनको हमने क्या बोल दिया? इक्वल वेक्टर बोल दिया। पैरेलल भी होगा, ठीक, समझ में आया? चलो अब हम इसी में लिखते हैं एंटी पैरेलल। क्या लिखते हैं? एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होता है? एंटी पैरेलल वेक्टर वो होता है जिनका डायरेक्शन जो है उल्टा हो। डायरेक्शन क्या हो? उल्टा हो। तो उसमें क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता, नहीं भी सकता, तो क्या गड़बड़ होगा? इनका डायरेक्शन जस्ट उल्टा होगा, इसलिए इसको एंटी पैरेलल बोलेंगे। ऐसा पॉसिबल हो सकता है, लेकिन अब इनको इक्वल मत बोल देना। अब इक्वल
नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन बदल गया। इक्वल वेक्टर में तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों वेक्टर होने चाहिए बराबर ना, तो ये अनइक्वल वेक्टर की कैटेगरी में आएगा। क्या आएगा? अनइक्वल वेक्टर कैटेगरी में आएगा। कोई वेक्टर अगर अनइक्वल है तो या तो उसका डायरेक्शन डिफरेंट होगा, या तो मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा, या तो दोनों डिफरेंट होगा। देखो डायरेक्शन डिफरेंट हो गया तो ये अनइक्वल वेक्टर में होगा, लेकिन सेम टाइम पे इसका डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? एंटी पैरेलल वेक्टर बोलेंगे। मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है? अब मैं एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। मैं बोलूं एक ए वेक्टर है, ये i माइनस 3j प्लस के कैप, ये वेक्टर है, और दूसरा वेक्टर है ये है 2i माइनस 6j प्लस 2k। क्या ये वेक्टर इक्वल वेक्टर हैं? क्या ये दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर हैं? तो इनका मैग्नीट्यूड निकालो पहले। तो इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस ये, मतलब ये कॉम्पोनेंट स्क्वायर, ये कॉम्पोनेंट स्क्वायर, ये कॉम्पोनेंट स्क्वायर, यहाँ पे ये कॉम्पोनेंट स्क्वायर, ये कॉम्पोनेंट स्क्वायर, ये कॉम्पोनेंट स्क्वायर। तो ये तो कोई अंदाज में बता देगा कि बराबर नहीं है मैग्नीट्यूड, तो ये इक्वल तो नहीं है। ठीक है। पैरेलल, पैरेलल के लिए इनका यूनिट वेक्टर निकालना पड़ता है। तो यूनिट वेक्टर क्या आता है? कोई वेक्टर अगर ऐसे लिखा है ए वेक्टर, तो उसमें मॉड होगा और डायरेक्शन होगा। तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा उसका? ए वेक्टर डिवाइड बाई मॉड। ठीक है। तो अगर मैं इसका यूनिट निकालूं तो क्या लिखूंगा? आई लिखूंगा, माइनस 3j लिखूंगा, के कैप लिखूंगा, और मॉड क्या होगा अभी बताया था आपको, ये 1 प्लस 9 प्लस 1, ये आ जाएगा इसका यूनिट वेक्टर। तो ये क्या हो जाएगा? 9 11, तो ये क्या हो जाएगा? i माइनस 3j के कैप, ये क्या हो जाएगा? √11, ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर। अच्छा, बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फटाफट निकाल लेते हैं। ठीक है। तो बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? 2i माइनस 6j प्लस 2k कैप डिवाइड बाई क्या आएगा यहाँ पे? 4 36 प्लस 4, तो क्या आएगा? ये आ जाएगा 2i माइनस 6j प्लस 2k कैप डिवाइड बाई 2√11, 2√11। 2 से 2 पर कैंसिल कर दो तो बी कैप क्या आएगा? बी कैप आएगा i माइनस 3j प्लस के कैप डिवाइड बाई √11। मतलब दोनों का यूनिट वेक्टर सेम आ गया। तो यूनिट वेक्टर दोनों का सेम है, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का डिफरेंट है। इसका मैग्नीट्यूड 2√11 है, इसका मैग्नीट्यूड केवल √11 है। इसलिए क्या है? अनइक्वल वेक्टर है, लेकिन पैरेलल है क्योंकि डायरेक्शन सेम है। अब आप कहोगे इतना बड़ा करना पड़ेगा क्या? नहीं भाई, देखो इनमें से अगर कोई चीज़ कॉमन आए ना, 1 2 3 4 पॉजिटिव नंबर कोई कॉमन आए, समझ जाना पैरेलल है। देखो 2 टाइम्स है कि नहीं? इस वेक्टर का ये 2 टाइम वेक्टर है ना, इसलिए पैरेलल है। 2 टाइम ही तो है, देखो ये 2 टाइम, ये 2 टाइम, ये 2 टाइम, इसलिए पैरेलल है। ठीक है। तो पैरेलल एंटी पैरेलल समझ में आ गया। अगर मैं बोलता यहां पर क्या माइनस लगा होता यहां पे, तो क्या हो जाता? ये एंटी पैरेलल वेक्टर हो जाता। समझ में आ गया? क्लियर है? बात करते हैं किसी वेक्टर को अगर किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है। तो हम 2 तरह के नंबर लेते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है। देखो अगर ए वेक्टर है, इसको किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो ये नया वेक्टर बन जाएगा बी वेक्टर। चेंज क्या आएगा? ये ए वेक्टर था और यहां n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है मान लो, तो ये बी वेक्टर मेरा बड़ा आ जाएगा, इतना बड़ा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि n टाइम्स हो जाएगा, n टाइम्स हो जाएगा। मतलब अगर मेरा वाला वेक्टर था ये बहुत सिंपल ले लेते हैं, ये था 2i कैप। क्या था? 2i कैप। और b क्या है हमारा? b है 3 टाइम्स ऑफ a कैप, a वेक्टर। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 6i कैप हो जाएगा ना। तो इसका मतलब 3 गुना बड़ा हो गया, नहीं हो गया? तो अगर आप मान लो इसको यहां ड्रॉ करते हो, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 4 5 6, ठीक है, ये था, ये y हो गया था, ये x हो गया था। अगर आपका a वेक्टर यहां तक आ रहा है, यहां तक आ रहा है, तो आपका b वेक्टर यहां तक नहीं आएगा। देखो यहां तक, इसके 3 गुना बड़ा और इसी डायरेक्शन में। मतलब जब कभी किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैग्नीट्यूड चेंज होता है, डायरेक्शन सेम रहता है। पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैग्नीट्यूड सेम रहता है, डायरेक्शन चेंज हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं b मतलब इसको मल्टीप्लाई करता, किसी लेस देन 1 से मल्टीप्लाई करता तो क्या हो जाता? तो लेस देन 1 से मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाता? अब देखो जरा ध्यान से, ये a वेक्टर था, अगर n की वैल्यू लेस देन 1 हो जाती तो ये क्या जाता? ये छोटा हो जाता। क्या होता? छोटा हो जाता।
ये भी ऐसे आता, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होता। लेस देन मतलब पॉजिटिव, मतलब 0 से 1 तक की बात हो रही है। लेस देन मतलब 0 से 1 तक की बात हो रही है। अब जैसे ही क्या था, अगर मान लो मैं बोलता b जो है मेरा ये ऐसे है, a वेक्टर था मेरा 2i, और जो b डैश नया वेक्टर आया वो क्या है हमारा, हाफ टाइम्स ऑफ a हो गया, आधा हो गया। तो ये पहले a वेक्टर मेरा 2 तक था, तो अब जो b डैश वेक्टर होगा मेरा यहीं तक होगा, ये है मेरा b डैश वेक्टर, यहीं तक होगा। क्यों छोटा होगा, क्यों छोटा होगा, समझ गए, आधा होगा उसका, लेंथ आधा होगा, डायरेक्शन सेम होगा। ठीक है, अब अगर किसी नेगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो मैं इसी में समझा देता हूं। तो नेगेटिव नंबर होगा तो a मान लो ये है लेस, मतलब नेगेटिव है, तो नेगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो जाएगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो जाएगा ऐसा। तो अगर a मान लो 2i कैप था, b मान लो -3ai कैप है, -3ai कैप, तो ये क्या हो जाएगा, -6i कैप हो जाएगा। तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा, इधर की तरफ ऐसे, -6 यूनिट। देखो ये इधर तरफ डायरेक्टेड था, ये इधर तरफ डायरेक्टेड हो गया, किधर, ये 3 यूनिट था, ये मतलब 2 यूनिट था, ये 6 यूनिट इधर तरफ हो गया। कुछ बच्चे कहेंगे क्या सर इधर भी कर सकते थे क्या, यहाँ 1 2 3 4 5 6, हाँ यहाँ करो चाहे वहाँ करो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों चीज़ें एक ही होती हैं। अभी आपको पता चल जाएगा क्यों एक ही होती है। ये भी b वेक्टर ही है, ये भी b वेक्टर ही है, ये a वेक्टर था, कोई बात नहीं, चाहे आप यहाँ ड्रॉ करो चाहे यहाँ ड्रॉ करो, बस मैग्नीट्यूड इसका क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, और डायरेक्शन भी चेंज होना चाहिए। अच्छा अगर मान लो b वेक्टर को मल्टीप्लाई करते किसी माइनस नंबर -1 से मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाता, तो इसका मैग्नीट्यूड सेम रहता, केवल डायरेक्शन पलटता। तो इस वेक्टर को बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर। क्या बोलते हैं, नेगेटिव वेक्टर। इसका मतलब क्या है, अगर मान लो कोई तुम्हारा दोस्त नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा था, क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा था, मान लो ये था a वेक्टर था हमारा 3i कैप था, और b वेक्टर क्या है, b वेक्टर है माइनस टाइम्स ऑफ a वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 यूनिट यहां था, ये a वेक्टर था हमारा, b वेक्टर क्या हो जाएगा, इधर तरफ हो जाएगा, इधर तरफ। इसको बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर। जैसे तुम्हारा दोस्त नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा था, उसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड, तो -3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी साउथ डायरेक्शन में हो जाएगी, बस नेगेटिव वेक्टर उल्टा हो जाएगा। अगर मान लो तुम्हारी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड वर्टिकली अपवर्ड, और मेरी वेलोसिटी -10 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब मेरी वेलोसिटी डाउनवर्ड है, जस्ट अपोजिट, जस्ट अपोजिट। ठीक है, तो क्या सीखा तुमने, अगर पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्शन अनचेंज्ड, नोट करो, पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्शन अनचेंज, केवल मैग्नीट्यूड चेंज। नेगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों में चेंज। ठीक है, समझ में आया, क्लियर है, नोट कर लो इसे। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेक्टर की। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की नहीं, उसको बाद में देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेक्टर की। हम वेक्टर को डिस्प्लेस कर सकते हैं कहीं भी स्पेस में, कैसे आओ बताते हैं। अगर मान लो एक वेक्टर ये है, ये वेक्टर है a, इस वेक्टर को हम डिस्प्लेस कर सकते हैं, बस कंडीशन ये है इसको घुमाना नहीं, इसको एज इट इज डिट्टो ऐसे ही उतनी लेंथ का उसी डायरेक्शन में यहां ले आओ, कोई दिक्कत नहीं, ये अभी भी a ही रहेगा। केवल ऐसे ही ला सकते क्या, नहीं, आप ऐसे ले आओ, ऐसे ले जाओ, लेंथ उतनी रखना, डायरेक्शन वही रखना, यहां कहीं ले जाओ, बस कसम याद रखना, कसम क्या है, लेंथ उतनी होनी चाहिए, डायरेक्शन उतनी चाहिए। ये सब वेक्टर एक ही हैं, कहीं भी खिसकाओ कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी कहीं खिसकाओ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब अगर एक वेक्टर यहां बना है, इसको यहां ले जाओ कोई दिक्कत नहीं, यहां ले जाओ कोई दिक्कत नहीं, यहां ले जाओ कोई दिक्कत नहीं। अब यहां ऐसा ना कर देना, क्यों, मैग्नीट्यूड बदल दिया। ठीक है, तो डिस्प्लेस कर सकते हो किसी वेक्टर को। तो किसी वेक्टर को अगर स्पेस में डिस्प्लेस करते हैं कीपिंग इट्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड सेम, तो वेक्टर अनचेंज रहता है। ठीक, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन रोटेशन ऑफ वेक्टर की बात करें तो वेक्टर को रोटेट करते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। तो रोटेट करते हैं तो क्या हो जाता है, अगर किसी वेक्टर को रोटेट करते हैं तो
कोई वेक्टर ए था, अगर इसको रोटेट करेंगे तो वेक्टर वो बी बन जाएगा। आफ्टर रोटेशन वो वेक्टर बी बन जाएगा। जैसे ये वेक्टर ए था यहां पर ऐसा, इस वेक्टर को अगर आपने रोटेट कर दिया ऐसे, ये वेक्टर बी बन जाएगा अगर आपने रोटेट कर दिया इसको तो ए वेक्टर बी बन जाएगा। लेकिन क्या चीज सेम रहेगा, ये वेक्टर ए बी तो बन गया लेकिन इसका अभी भी इसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। इसको रोटेट करोगे तो इसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, लेकिन चेंज क्या हुआ, यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन बदल गया, इसका डायरेक्शन बदल गया। तो किसी वेक्टर को अगर हम रोटेट करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड सेम रहता है, डायरेक्शन बदल जाता है, और डिस्प्लेस करते हैं तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन कोई चेंज नहीं होता। डिस्प्लेस करो तो उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, लेकिन रोटेट करते हैं तो मैग्नीट्यूड सेम रहता है, डायरेक्शन चेंज हो जाता है। और एग्जांपल करते हैं, एक वेक्टर है ए, 2i + 2j, इस वेक्टर को एंटी क्लॉकवाइज सेंस में 45 डिग्री रोटेट किया गया। देन न्यू वेक्टर विल बी, इफ दिस वेक्टर इज रोटेटेड बाय 45 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, आफ्टर रोटेशन इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस बाय 45 डिग्री, न्यू वेक्टर क्या होगा, नया वेक्टर क्या होगा। चलो वीडियो पॉज, ट्राई करो। कंडीशन क्या है, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन चेंज, बस चलो करो। तो ट्राई कर लिए, पॉज ही नहीं किया, ट्राई क्या करेंगे, है ना। बहुत चालू हो। चलो मैं बता देता हूं, ध्यान सुनो। आप पहले इस वेक्टर को ड्रॉ करते हैं, अभी मैंने सिखाया था आपको, उसी को यूज करते हैं। ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, ऐसे ऐसे। कहां पे होगा, ये ऐसे होगा, ये तो होगा 2i + 2j। क्यों, x कॉम्पोनेंट 2 यूनिट, y कॉम्पोनेंट 2 यूनिट, ये वेक्टर मेरा बन जाएगा ऐसे। कितना एंगल, ये 2 है, ये 2 है, तो ये 2 है, ये 2 है, तो एंगल कितना बनेगा, tan थीटा क्या होता है, अभी बताया था ना, tan थीटा बताया था ay डिवाइड बाई ax होता है ना, ay डिवाइड बाई x, 2/2 1, तो थीटा 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री ये हुआ, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, a क्या होता है, x कंपोनेंट का स्क्वायर, y कंपोनेंट का स्क्वायर। कुछ बच्चे कहेंगे क्यों सर इतना कर रहे हो, ये 2 है, ये 2 है, तो 2 का स्क्वायर कर दो, रूट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 2√2, हाइपोटेनस 2√2 आ जाएगा। ये 2 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, तो इसका हाइपोटेनस क्या आ जाएगा, 2√2। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, बहुत तेज हो आप लोग, है ना। तो क्या करेंगे, इस वेक्टर को अगर रोटेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा लेकिन मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। एंटी क्लॉकवाइज सेंस में 45 डिग्री, इसको फर्दर 45 घुमाओगे तो ये कहां पहुंच जाएगा, यहां पहुंच जाएगा। अब नया वेक्टर यहां हो जाएगा, अरे इधर पहुंच गया, हाँ इधर पहुंच गया, तो नया वेक्टर किधर हो गया, सारा का सारा जे में हो गया। तो जो ए वेक्टर ये था हमारा, तो नया वाला बी वेक्टर क्या बनेगा, डायरेक्शन हो गई जे कैप में, मैग्नीट्यूड उतना ही रहा, कितना, जितना पहले था, 2√2, ये नया वेक्टर हो जाएगा 2√2 जे कैप। तो ये वेक्टर पहले इधर था, रोटेट कर दिया 45 डिग्री, कहां पहुंच गया, इधर पहुंच गया, जे, पहले इधर था, 45 घुमा दिया तो पूरे वाई में पहुंच गया, वाई मतलब जे कैप में पहुंच गया, तो इसका यूनिट वेक्टर जे कैप हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन दिया था मैंने, चाहो तो उसको डिफरेंट कर लेना। अभी लास्ट वीडियो डालूंगा वेक्टर की, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो थोड़ा इससे हाई लेवल के होंगे, ठीक है। तो अभी तो खैर यही सीख रहे हो, समझ में आ गया ना, क्लियर है। नहीं समझ में एक बार और देखो, कोई दिक्कत है मैसेज कर देना, कहाँ से पता है, ठीक है ना। चलो नोट कर लो इसे। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या होता है उसके लिए ध्यान से सुनो। जब वेक्टर टेल टू टेल जुड़े हों या फिर हेड टू हेड जुड़े हों, तो उनके बीच का जो सबसे छोटा एंगल होता है वो होता है एंगल बिटवीन वेक्टर। फिर से बताएं, जब वेक्टर हेड टू हेड जुड़े हों या फिर टेल टू टेल जुड़े हों, तो उनके बीच का जो सबसे छोटा एंगल होता है वो होता है एंगल बिटवीन वेक्टर। जैसे ये वेक्टर है ए, ये वेक्टर है बी, ये एंगल बिटवीन वेक्टर हो जाएगा। छोटा एंगल, ये नहीं बड़ा वाला नाप दो, ठीक है, ये हो जाएगा एंगल बिटवीन वेक्टर। फिर से सुनो, ये वेक्टर था ए, ये वेक्टर था बी, इनके बीच का छोटा एंगल ये है एंगल बिटवीन वेक्टर।
ठीक, अब आप सोचोगे ये वेक्टर है ए, ये वेक्टर है बी, ये एंगल है 120। अब एंगल बिटवीन वेक्टर क्या होगा? ये तो हेड टू टेल लगे हैं, आपने कसम दी थी वेक्टर टेल टू टेल हो या फिर हेड टू हेड हो, तब उनके बीच का जो छोटा एंगल होता है वो एंगल बिटवीन वेक्टर होता है। यहां तो हेड टू टेल लगे हैं, तो क्या होगा? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा शरारत करो। शरारत क्या है? संसार में वेक्टर को कहीं भी लेके भाग जाओ, डिस्प्लेस कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये अभी भी ए ही वेक्टर रहेगा बेटा। तो अब लो जुड़ गए ना बी और ए टेल टू टेल, तो ये एंगल हो जाएगा, ये 120 था तो ये क्या हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। ए को क्यों शिफ्ट किए, बी को क्यों नहीं किए? हमें पता था यही कहोगे, ठीक है। तो बी को नहीं करेंगे क्या? तुम्हारी मर्जी है, जो मन में आया वो करो। अब तो सब सीख ही चुके, इसको पीछे लेके चले आओ। पीछे क्यों लेके गए? तभी तो हेड टू हेड जोड़ोगे। अब ज़्यादा काबिल भी मत बनो, तो क्या हो जाएगा? ये 60 डिग्री हो जाएगा। फिर से आ गया, तो एंगल बिटवीन क्या हो गया? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा। नहीं, हमें कुछ और करना था, हमें ए ही शिफ्ट करना था। अच्छा, इसको ऊपर लेके चले जाओ भाई, बहुत परेशान हो, यहां लेके चले जाओ तो भी ए ही रहेगा। ये वाला एंगल इसका ऑल्टरनेट हो जाएगा, तब भी 60, कोई दिक्कत नहीं, किसी को कहीं शिफ्ट करो, बस हेड टू हेड जोड़ो या फिर टेल टू टेल जोड़ो, आ जाएगा एंगल बिटवीन वेक्टर। क्लियर है? ये आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक था। अभी इसके बाद वाली वीडियो में एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात होगी, फिर एक वीडियो में मल्टीप्लिकेशन की बात होगी। डिवीजन नहीं होता वेक्टर में, समझे? काबिल मत बनो, मल्टीप्लिकेशन की बात होगी, ठीक है। वहाँ डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाएंगे। फिर एक और वीडियो डालेंगे, इसमें न्यूमेरिकल होगा। ये बैक टू बैक रोज आएंगी वीडियो, आज आई है ये, कल आएगी अगली, फिर ऐसे लगातार 4 दिन वीडियो आएंगी। ध्यान से देखना पूरी वीडियो, कहीं कोई दिक्कत हो, समझते हो कहाँ मैसेज करना है, डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ अवेलेबल है, ठीक है। और एक बार बता दें, वीडियो अच्छी लगी हो, लगाओ तुम्हारा कुछ भला हुआ हो तो लाइक कर देना, लगाओ भला नहीं हुआ डिसलाइक करना जरूरी है, ठीक है। चलो, और पहली बार आओ सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है।